Students, in this lecture we are going to discuss about firstly that is conduction of electricity in metals and semiconductors. Metallic conductors में movement of electrons की वजह से करंट चलती है, while as electrolytes में किसके थ्रू, that is through ions के थ्रू. अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें दो तरीके के ऑर्बिटल्स एक्चुअली होते हैं. एक को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड और दूसरे को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड. ये बैंड क्या होता है एक्चुअल में? दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर. मेटल्स में क्या होता है कि देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. मीन्स जो वैलेंस बैंड होता है उसमें कंडक्शन बैंड इम्बेडेंट होता है, मीन्स उसी में जुड़ा हुआ होता है. while as insulators में there is large gap between valence band and conduction band. ओके, इन सेमीकंडक्टर्स इसमें बहुत ही कम गैप होती है. जैसे कि एग्जांपल हम लेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम की. यहाँ पे अब आ गए यहाँ पे कौन सी? डोपिंग. डोपिंग हम क्या बोलते हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, मीन्स अगर हम उनमें कंडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहेंगे, we are adding a suitable impurity. So adding of impurity is called doping. उसको हम क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं यहाँ पे. ओके, तो ये डोपिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ पे? हाउ वी कैन ऐड impurities टू सेमीकंडक्टर्स. जैसे हमारे पास जर्मेनियम है एंड मैंने और सिलिकॉन लिया है. अगर हम इनको एडिशनल इम्प्योरिटी डालेंगे, इम्प्योरिटी इन द सेंस क्या होती है कि कोई फॉरेन मटेरियल हम इसमें डालेंगे, तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स यहाँ पे बन सकते हैं. एक को हम बोलते हैं एन टाइप और दूसरे को हम बोलते हैं पी टाइप. अब एन टाइप कैसे बन सकता है? यहाँ पे अगर हम सपोज सिलिकॉन या जर्मेनियम को किससे डोप करेंगे, दैट इज ग्रुप 14 एलिमेंट से, ग्रुप 14 एलिमेंट से. वाइल एज यहाँ पे अगर हम देखेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम को किससे डोप करेंगे हम, दैट इज ग्रुप 13 एलिमेंट से. याद रखना यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये तो होते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स, कौन? सिलिकॉन और जर्मेनियम. अगर हम इनको किससे डोप करेंगे? ग्रुप 15 एलिमेंट से, यहाँ पे ग्रुप 15 एलिमेंट से. वाला सिलिकॉन और जर्मेनियम जो ग्रुप 14 एलिमेंट होता है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स, इनको अगर हम डोप करेंगे किससे? ग्रुप 13 एलिमेंट से, तो वो क्या बोलेंगे? पी टाइप. पी टाइप को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटीज भी बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. वाइल एज ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं. तो ये याद रखना है यहाँ पे. और दूसरी बात यहाँ पे ज़रूरी बात याद रखनी होती है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जब कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होती है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, वाइल एज हियर इन केस ऑफ पी टाइप देयर इज ड्यू टू होल्स. ये इम्पॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछा जा सकता है यहाँ पे. अब बच्चे हम यहाँ पे बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से किसी भी सबस्टेंस में आती है? दो तरीके से आती है. एक आती है ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, और दूसरा होता है रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट्स ओन एक्सिस. ये दो तरीके हैं किसी भी चीज़ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाने के लिए. अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे सबस्टेंस में, एक किस्म होती है जिसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक. डायामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिक हम बोलते हैं कि जब कोई सबस्टेंस वीकली रिपेल होगा किससे, मतलब कि मैग्नेटिक
फील्ड से, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस, हम उसको बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ये सबसे बात ज़रूरी है इसमें। जैसे हम वाटर ले, जैसे हम NaCl, या हम लेंगे बेंजीन। वाइल एज दूसरा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक substances. These are weakly attracted by magnetic field. इसमें होते हैं one or more than one unpaired electrons. ओके और दूसरी बात यहाँ पे होती है कि अगर हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे लें, जैसे O2 की बात करेंगे हम, कॉपर 2+2 की बात करेंगे, आयरन 3+2 की बात करेंगे, क्रोमियम 3+2 की बात करेंगे। फिर होता है तीसरा टाइप जिसको हम बोलते हैं फेरो मैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस क्या होते हैं? Such substances remain permanently magnetized. Permanently magnetized. Even अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी करें, फॉर एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड CrO2, क्रोमियम डाइऑक्साइड। फिर और एक टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं एंटी फेरो मैग्नेटिक सबस्टेंसेस। एंटी फेरो मैग्नेटिक सबस्टेंसेस में क्या होता है? दे हैव जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। इसमें जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट क्यों होती है? बिकॉज जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, दे हैव अपोजिट स्पिन। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर अनपेयर्ड हेयर हैव अपोजिट स्पिन। मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे दे हैव इक्वल number of electrons with opposite spin। यानी कि सपोज अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होगी क्लॉकवाइज और 5 की क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे Fe2O, Fe3O4 और नेक्स्ट एग्जाम्पल है MgFe2O4 और ZnFe2O4। These are examples of antiferromagnetic। फिर उसके बाद होते हैं फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंसेस। फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंसेस में क्या होता है? दे हैव स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट। यहाँ पे क्या होते हैं? अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। यानी कि सपोज अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, 10 में से 7 इलेक्ट्रॉन्स की क्लॉकवाइज होंगे और 3 ही की क्या होंगे? एंटी क्लॉकवाइज होंगे। उनको हम क्या बोलेंगे? फेरी मैग्नेटिक। वी कॉल दैट एज फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंसेस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल्स इसमें ये वाली एग्जाम्पल्स ये सारी
ये इसमें, यानी कि Fe3O4 MgFe2O4 एंड ZnFe2O4। इसमें जो एग्जाम्पल है वो है मैग्नीज ऑक्साइड की, MnO, मैग्नीज ऑक्साइड। यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड। ओके बेटा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्शियल डिस्टेंस एंड एक्शियल एंगल फॉर रोम्बोहेड्रल सिस्टम। बेटा इसमें क्या करोगे आप, अगर आपको याद भी नहीं होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे Q टूअर मदर, जिसे मैंने आपको समझाया। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे रोम्बोहेड्रल तो लास्ट वन है। अब मैं सारे यहाँ पे सिस्टम नहीं बनाऊंगा। जो मेरे साथ सिस्टम में पहला है क्यूबिकल, फिर उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, फिर इसके बाद टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हमारे पास है, यानी कि टेट्रागोनल हमारे पास है, फिर इसके बाद है ऑर्थोरोम्बिक। फोर्थ वन हमारे पास है मोनोक्लिनिक, फिर है ट्राइक्लिनिक, फिर है हेक्सागोनल, फिर इसके बाद है रोम्बोहेड्रल। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको क्या करना है, A = B = C। फिर इसके बाद क्या बोला था, A = B ≠ C। फिर इसके बाद आपको नीचे से आना है, यहाँ पे लिखना है आपको A = B = C। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे होगा अल्फा = बीटा = गामा बट नॉट = 90 डिग्री। जहाँ पे ये ऑप्शन होगी दैट विल बी द करेक्ट। अब देखो, सो इट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विच इज करेक्ट हियर। बच्चे, हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है बेटा, सिंपल याद रखना। अगर हम यहाँ पे देखेंगे बाइनरी सॉलिड है, AB टाइप हैज़ रॉक सॉलिड या रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। एज लेंथ इज 400 पाइकोमीटर एंड रेडियस इज 75 पाइकोमीटर। मगर किसका रेडियस जहाँ पे 75 पाइकोमीटर है, दैट इज कैटाइन का। इसका कैटाइन, दैट इज कैटाइन का 75 पाइकोमीटर। तो किस तरीके से हम निकालेंगे यहाँ पे, अगर पहले हम देखेंगे रॉक सॉलिड यानी कि साल्ट लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन A और B के दरमियान कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एज लेंथ। सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एज लेंथ कितनी है यहाँ पे 400, so that is 200 picometer. So now this is the nearest neighbor distance, A और B, यानी कि A पॉजिटिव दैट इज R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव, that will be equal to 200 picometer. So here R negative will be equal to 200 picometer minus R positive. So R negative will be equal to 200 picometer minus 75 picometer, that is 125 picometer के बराबर होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एटम ए इज एवरी एलिमेंट ऑफ FCC, एटम बी इज प्रेजेंट एट एवरी octahedral void and atom C is present at 25% of TD voids. What is molecular formula? बच्चे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास FCC सिस्टम है, FCC सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, दैट इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे A4 होगा, तो क्वेश्चन को आपको हिंट मिला होगा कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बट अभी
क्वेश्चन हमें आगे चलना है इसमें, ठीक है ना। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे अगर कोई इतना ही सॉल्व करेगा तो उसको लगेगा कि A4 आ गया हमारे पास, तो इट इज़ थर्ड ऑप्शन। बट ध्यान से सुनना कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है आगे। देखो, तो A तो 4 आ गया हमारे पास, ओके। अब B देखना है, दीज आर प्रेजेंट एट एवरी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स भी कितने होते हमारे पास? 4 होते। क्या होते? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इज 4, यानी कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल जितने होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगे। तो ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड्स मीन्स बी भी कितना होगा यहाँ पे 4। बट सी कितना है हमारे पास? 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज 2 इंटू 4, दैट इज 8। 8 है हमारे पास टोटल टेट्राहेड्रल वाइड्स। ये तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हो गए। टेट्राहेड्रल वाइड्स मगर 8 है हमारे पास, मगर 8 में से ओनली ऑक्यूपाई कितना है? 25%। इट इज़ 25 डिवाइड बाई 100। ओके, सो दैट इज, जब हम इसको सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू 2। सो व्हाट विल बी द यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला? A4B4C2। ये तो कोई फार्मूला ही नहीं आ रही हमारे पास यहाँ पे। चलो हम इसको अब सिंपलीफाई करेंगे। इट इज़ 2 1 2 2 एंड 2, सो इट इज़ A2B2C। सो मोस्ट ऑफ द बच्चे तो थर्ड ऑप्शन देंगे, मगर कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? इट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बच्चे इसमें हम डायरेक्टली डेंसिटी की फॉर्मूला लगाएंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या पूछता है? एन एलिमेंट having atomic mass 60 having FCC arrangement has density of 6.23 gram per centimeter cube. What is the edge length of unit cell? तो हम यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे? डेंसिटी की। वी नो डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मगर यहाँ पे हम क्या लेंगे? इट इज़ N इंटू एम। वट इज एम? मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम इंटू Na। ये मैंने पहले आपको बताई है ये फॉर्मूला। व्हाट इज N? N इज नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे FCC अरेंजमेंट जब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में Z मीन्स N किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 के बराबर। M भी पता है अब यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे Na भी पता है और डेंसिटी भी पता है। तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू N इंटू एम अपॉन डेंसिटी इंटू Na। एंड वॉल्यूम क्या होता है? इट इज लेंथ क्यूब। तो लेंथ क्यूब मीन्स L निकालना है। आसान भाषा में L हमें यहाँ पे निकालना है, वो हम करेंगे यहाँ पे। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे इट इज़ L क्यूब विल बी इक्वल टू, इट इज़ 4 इंटू 60 अपॉन डेंसिटी किसके बराबर है? 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू Na, इट इज़ 6.02 इंटू 10 की पावर 23। व्हेन वी सॉल्व दिस इट इज़ L क्यूब। L क्यूब क्या होगा? अगर हम यहाँ पे देखेंगे इट इज़ 60, इट इज़ 60, ये 10 की पावर 23 माइनस 23 बन जाएगा। तो ये यहाँ पे 10, इट इज़ 10 4 ज़ार 40, ओके, एंड 4, तो यहाँ पे 6 4 ज़ार 24, तो ये बन जाएगा 240 इंटू 10 की पावर माइनस 23, ओके, 10 की पावर माइनस 23। तो यहाँ पे फिर सॉल्व करने के बाद अगर मैं L क्यूब लिखूँ, मैं लिखूँगा 24, इट इज़ 24, यस, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा इस क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत सॉल्व करूँगा इस क्वेश्चन को। इट इज 6 4 ज़ार 24,
Okay, 6 4s are 24. It is 4 into 60 divided by 623 into 6 point. तो जब मैं इसको कैलकुलेट यहाँ पे कर रहा हूँ, कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 6.4 into 10 की पावर -23. So LQ will be equivalent to 64 into 10 की पावर -24. अब यहाँ पे आएगा L will be equivalent to cube root of 64 into 10 की पावर -24. So it is 4 4 is 16 24. So it is 4 into 10 की पावर -8. So this will be the answer of this question. ओके बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन है प्लैटिनम क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी अरेंजमेंट विथ एज लेंथ ए. आपको बताना है कि व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर. नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस क्या होती है. तो इस क्वेश्चन को ये थ्योरेटिकल भी आप समझो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कि जब एफसीसी अरेंजमेंट होगा तो यहाँ पे एज लेंथ और डी के बीच में रिलेशन क्या होगी. D will be equal to under root of 2a by 2 के बराबर. So which option is correct here? It is option number 3rd. तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास. द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड अल्कली मेटल हैलाइड्स इज ड्यू टू. ये तो हर किसी को पता होनी चाहिए. दैट इज ड्यू टू फार्बी सेंटर. उसको हम बोलते भी है कौन सा, कलर सेंटर भी बोलते हैं. बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7. देखा गया है कि एक मेटल ऑक्साइड जो नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है उसमें वो प्रेजेंट एज मेटल ऑक्साइड M0.98 एंड ऑक्सीजन 1 मीन्स नॉन स्टाइशियोमेट्रिक. मगर जो ये मेटल M है ये क्या एग्जिस्ट करता है M+2 N+3 के फॉर्म में. किसमें, ऑक्साइड में. आपको बताना है कि अगर हमारे पास मेटल M+2 N+3 है तो कितना फ्रैक्शन M+3 मेटल का उस ऑक्साइड में प्रेजेंट होगा. बेटा इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक तरीका आपको बताऊंगा सॉल्व करने के लिए. यू नो नाउ वी हैव मेटल 0.98 ऑक्सीजन 1. ओके तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये मेटल एग्जिस्ट होता है +2 फॉर्म में और +3 फॉर्म में. और ऑक्सीजन ये तो O2 नेगेटिव के फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा. सपोज अगर मैं यहाँ पे M+2 क्योंकि ऑक्साइड तो क्या होगा, ये तो 2 नेगेटिव होगा, तो 2 नेगेटिव तो ये क्या होगा, होना चाहिए +2 होना चाहिए. तो सपोज अगर मैं इसका 98 ग्राम्स लूँ, कितना 98 ग्राम्स, तो इसका कितना लूँ x लूँ, तो ये कितना होगा 98 तो सारा है यहाँ पे, ये होगा 98 माइनस x और ये कितना होगा 100. तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन करनी है. चार्ज कंजर्वेशन की फॉर्मूला हमें लगानी है बेटा यहाँ पे. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी चार्ज क्या है +2, तो मैं लिखूँगा 2 इंटू 98 माइनस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स, दैट विल बी इक्वल टू, इसकी चार्ज कितनी होगी 2 इंटू 100. तो मैं x का वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा. यहाँ पे किसका वैल्यू, x का वैल्यू. जब आप ये इक्वेशन सॉल्व करोगे, दिस इक्वेशन, सो इट विल बी 98 इंटू 2 196 माइनस 2x प्लस 3x इक्वल टू 200. सो दिस विल बी इक्वल टू 196 plus x equal to 200. So x will be equal to 200
196, that will be equal to 4. Put now value, तो it will be 4, यहाँ पे ये होगा। तो परसेंटेज ऑफ m+3 किसके बराबर होगा? x है यहाँ पे 4/98 into 100, so that will be equal to 4.08%. This will be the answer. ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन CCP एंड BCC। बेटा पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो CCP होता है इसमें परसेंटेज ऑक्यूपेंसी होती है 74% और BCC में 52 पॉइंट, तो यहाँ पे कितना होता है? तो बच्चे यहाँ पे BCC में कितना होता है? 68%। तो यहाँ पे ऑक्यूपाइड तो 74 है, अनऑक्यूपाइड कितना होगा? 26%। और यहाँ पे अनऑक्यूपाइड कितना होगा? 32%। दिस इज अनऑक्यूपाइड, सो इट इज ऑप्शन सी। बेटा एक न्यूमेरिकल यानी कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे पुट करूँगा बेटा। देखो बच्चे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे होगा बेटा? आपको पूछा जाएगा कभी टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम इज, फिर डैश डैश दिया गया। आपको बताना है कि टोटल कितनी होगी। बेटा ये आपको पूछता है यहाँ पे कि क्यूबिक में कितने होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि क्यूबिक में कितने होते हैं? 3 होते हैं। फिर इसके बाद टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोरोम्बिक में सबसे ज़्यादा 4 होते हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? 3। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स around each particle in FCC arrangement is, ये भी अगर हम यहाँ पे बोलेंगे तो कितने होंगे यहाँ पे? So it is actually based upon the coordination number. What is here coordination number? It is 12. So answer is 12. तो बेटा ये हमारे पास है सॉलिड स्टेट का।